एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे यहाँ पे चर्चा करना चाहते हैं, जो कि है हार्ट इश्यूज, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। ये सब बहुत ही फिलहाल बढ़ता जा रहा है हमारे इंडिया के स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए। तो उसी के लिए हमारे कार्डियोलॉजी टीम से डॉक्टर अमित खंडेलवाल, एचओडी एंड डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, यहाँ पे मौजूद हैं, जो आपसे बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग हमारे दो ऐसे पेशेंट्स की कहानी भी डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली इस इशू से गुजर चुके हैं, इस चीज़ से ओवरकम कर रही हैं। तो उसके बारे में भी डॉक्टर अमित खंडेलवाल आपको बताएंगे। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिस्टर आदित्य कीर, हमारे फैसिलिटी डायरेक्टर, पास हॉस्पिटल डायरेक्टर। वो भी आपके साथ कुछ चर्चा करेंगे हॉस्पिटल के बारे में, हेल्थ के बारे में। तो ओवरव्यू। Good morning, dear friends. At the outset, I would love to extend my heartfelt thanks to all of you to spare time to come over here and discuss on a very important topic: cardiac arrest, heart failure, or heart attack. And that are there any ways to prevent it? क्या combo devices, AICD devices या CRT devices से हम इससे बच सकते हैं और ये कैसे work करती हैं? So why we are talking about all these things so much? Possibly because हृदय रोग मुख्य कारण है मृत्यु का अक्रॉस द ग्लोब, नंबर 1 कॉज ऑफ द डेथ। एंड लेट मी टेल यू, बाय 2020 द फिगर वुड बी 43% ऑफ ऑल द डेथ्स। जितनी भी मृत्यु होंगी बाय 2030, 43% वुड बी फ्रॉम कार्डियक इश्यूज, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। हम हमेशा बात करते हैं हार्ट अटैक के बारे में, माइनर या मेजर, क्योंकि हम एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास वगैरह बहुत कॉमनली देखते हैं। लेकिन एक और एंटिटी है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक को, कार्डियक अरेस्ट को और हार्ट फेलियर को लोग समझते हैं कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट एक ही चीज है, और जब बहुत ही एग्रेसिव रूप में आगे बढ़ जाए, जब पंपिंग फंक्शन बहुत खराब हो जाए, कंडीशन बिल्कुल खराब हो जाए, इसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। और वर्ड भी बहुत भयावह है, हार्ट फेलियर मींस हार्ट फेल हो गया है। सो इट क्रिएट्स अ बिट ऑफ फ्यूरर इन योर माइंड, एक अलग सा एक विचलित कर देता है आपको कि एग्जैक्टली ये है क्या, क्या ये सब समान है? नहीं। सो हम पहले तो ये बात करते हैं बेसिकली हार्ट बेसिकली है क्या। वन ऑफ द, कैन वी मेक दीज लाइट्स डाउन, ये वाली आगे कर। So this is how basically blood flow occurs inside the heart. एक एनिमेशन है जो आपको समझाने के लिए बताया गया है कि हार्ट में ब्लड आता है सारी वीनस सिस्टम से, बॉडी से, राइट साइड ऑफ द हार्ट आया, वहां से लंग्स में गया, फेफड़ों में गया, वहां से ऑक्सीजन प्राप्त किया, लेफ्ट साइड ऑफ द सिस्टम आया और वहां से फिर निकल करके एओर्टा के माध्यम से पूरी बॉडी में गया। तो दैट्स हाउ द ब्लड फ्लो ऑकर्स। एक अच्छी बात हम अक्सर देखते हैं कि प्रेगनेंसी में पहला सोनोग्राफी जो होता है वो 5वें या 6ठे हफ्ते के आसपास में होता है। क्यों? उसके 2-3 रीजंस हैं। सबसे मुख्य रीजन है कि 5th वीक ऑफ जेस्टेशन, जब बच्चा भ्रूण में होता है, जब बच्चा कोख में होता है, तो 5वें हफ्ते पे उसकी हार्ट बीट आती है। सो हार्ट बीट स्टार्ट्स एट द 5th वीक ऑफ द जेस्टेशन इंट्रायूट्राइन लाइफ। तो अगर हम देखें तो 1 लाख बार प्रतिदिन हार्ट धड़कता है। एंड सो फंक्शनिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, सारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को पोषक तत्व दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। सो जैसे हमने कहा कि अवेयरनेस अबाउट हार्ट अटैक और एंजियोप्लास्टी और बाईपास तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनकी धमनियों की तकलीफ है, उनकी नाड़ियों की तकलीफ है, वो सब हम जानते हैं। एक बहुत सारी चीजें हैं जो हार्ट में या हृदय रोगों में हो सकती हैं, चाहे वो वाल्व की तकलीफें हो, नाड़ियों की तकलीफें हो, लेकिन हमको सिंपल भाषा में समझना है। घर में 2 सिस्टम्स होते हैं, एक बिजली का सिस्टम जिसको हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम बोलते हैं, जिससे हमारे घर में लाइट आती है। दूसरा सिस्टम होता है प्लम्बिंग सिस्टम। प्लम्बिंग सिस्टम यानी कि जिससे हमें पानी की आपूर्ति होती है घर में, राइट? तो
तो प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, ऐसे ही हार्ट में क्या होगा, प्लम्बिंग सिस्टम यानी कि नाड़ियां, तो नाड़ियों का फ्लो से अगर उसमें अवरोध हुआ तो माइनर या मेजर हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट, वहां पे अगर शॉर्ट सर्किट्स हुए तो उसकी वजह से वो कार्डियक अरेस्ट में तब्दील होता है। सो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक एक ही है क्या? नहीं। तो पहली चीज तो ये होगी कि हमें समझ में आता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट बेसिकली लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट। मे बी हार्ट रेट लो चली जाए या बहुत अत्यधिक हाई हो जाए। अगर लो चली जाए तो उसको पेसमेकर लगा के हम सही कर सकते हैं। अगर अत्यधिक हाई हो जाए तो हार्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट यूं ना करके वो यूं करेगा। कैन यू गेट मी? बहुत हाई हो गई तो इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया। इसमें हमारे पास में समय कितना होता है? 4 मिनट। अगर 4 मिनट्स में हमने उसको रिस्टोर कर दिया तो हमारे बचने की संभावना है, और 4 मिनट से वो सेटल हो जाता है। फर्ज कीजिए, आप वापस समझिएगा कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, लाइक दिस। सो इट इज पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। लेकिन बहुत हाई रेट हो जाए जहां पे कैओटिकली एरटिकली मींस कैसे भी करके वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्विवेल कर रहा है, देखिए इनइफेक्टिव हो गया। बहुत तेज है हार्ट रेट बट इनइफेक्टिव है, कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं रहा है। कितने मिनट मिलेंगे हमको? 4 मिनट। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई आगे होगी नहीं। तो ब्रेन टिश्यूज डेड होना शुरू हो जाते हैं एट 4 मिनट्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट, और वो कंप्लीट हो जाते हैं ऑलमोस्ट 8 to 10 मिनट्स। अमेरिकन आंकड़े बोलते हैं आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट एक एंटिटी होती है OHCA, आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट अगर हो इवन इन अमेरिका तो सिर्फ 8% लोगों को वो लोग बचा पाए हैं। क्यों? हाउ टू रिस्पॉन्ड टू सच थिंग्स सो वेरी फास्ट। अब बात आती है कि कार्डियक अरेस्ट को पहले तो पहचाने कैसे, और पहचान भी ले तो हमें करना क्या है भाई, ये तो बताओ। क्योंकि हमारे पास में तो वो शॉक वाली इतनी बड़ी मशीन है ना, तो वो है। और अगर हम आसपास वाले अस्पताल में जाएं, अगर छोटे अस्पताल में, तो हो सकता है कि वो ना हो, और हो तो उसको चलाने का पूरा आपको आइडिया ना हो कि कैसे चलाने का है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो इसी का एक मिनिएचर एस्पेक्ट आया है। अगर आपने मूवीज में देखा हो, कभी भी कोई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट अगर होता है तो एक तो CPR करते हैं वो लोग, और एक 2 पेडल्स लगाते हैं चेस्ट पे और उसको शॉक देते हैं, उसको हम DC शॉक बोलते हैं। तो वो DC शॉक का मिनिएचर एस्पेक्ट हाई एंड पेसमेकर होता है, जिसको हम AICD बोलते हैं, ऑटोमेटेड इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। कहने का तात्पर्य ये है कि जिन पेशेंट्स को ये रिक्वायर्ड है या जो हायर रिस्क पे होते हैं कार्डियक अरेस्ट के, वो मिनिएचर डिवाइस हम यहाँ लगा देते हैं। और जो शॉक बाहर से देना था, ढूंढना था, घूमना था, वक्त खराब होना था, वो चीजें हमारी बच जाती है। तो दैट्स हाउ दिस डिवाइस AICD वर्क्स। सेकेंडली, अगर हमारा पंपिंग फंक्शन किसी कारणवश कम हो गया है, सबसे कॉमन कारण क्या रहेगा पंपिंग फंक्शन कम होने का? हार्ट अटैक। 80% केसेस में कार्डियक अरेस्ट का मुख्य कारण है हार्ट अटैक। 20% में चाहे वो ब्रेन की प्रॉब्लम्स हो, हमारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द बॉडी, सोडियम या पोटेशियम की गड़बड़ी हो, चेस्ट की कोई इश्यूज हो, या कोई भी सीरियस मेडिकल कंडीशन हो जो ICU में होते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज थिंग्स। I'll be a bit quick. एक छोटा सा वीडियो है, जस्ट हैव अ लुक, जस्ट टू शो यू कि कार्डियक अरेस्ट होता कैसे है। Now, if you feel this young boy who was playing football, he got down onto the knees and suddenly fell down. This is what is a classical example of cardiac arrest. आपने अगर देखा, हार्ट अटैक में हमें समय मिलता है क्योंकि नाड़ी एक नहीं है, 3 है। ऑल्दो सबसे मुख्य नाड़ी में हो गया तो उसमें भी समय नहीं मिलेगा, लेफ्ट मेन में अगर हो गया, बट फिर भी हार्ट अटैक में हमें थोड़ा बहुत समय मिलता है। चेस्ट पेन होगा, सांस में तकलीफ होगी, जी घबराएगा, वॉमिटिंग होगा, पसीना आएगा, बट यू विल बी हैविंग सम टाइम। उसमें भी वक्त हमें खराब नहीं करना है। क्यों? जितनी देर तक नाड़ी का फ्लो बंद रहेगा उतना वो डैमेज करेगा हार्ट की मसल को, यानी पंपिंग फंक्शन नीचे जाएगा। बट फिर भी आपको हार्ट अटैक में समय मिलता है। बट कार्डियक अरेस्ट में इफ यू सॉ दैट अचानक से हुआ, हल्का सा उसको सिम्टम क्या आया होगा? चक्कर आए होंगे। क्यों? ब्लड, जैसे मैंने बोला, ऐसा अगर हो रहा है तो ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है वहां पर, एकदम अचानक से चक्कर आएंगे, जी घबराएगा, एंड ही सडनली फेल डाउन। अब अगर उस समय CPR कर दो, अगर शॉक लगा दो, तो चांसेस बचने के होते हैं। अदरवाइज स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट, अपनी बॉडी में गजब की क्षमता होती है। कई बार नॉट मोर देन 1% ऑफ द केसेस में सेल्फ अबॉर्शन भी कोई चीज होती है, यानी कि अपने ईश्वर की देन बोल दो कि कोई चीज थी अंदर से ही जिसने उसको अरेस्ट को रिवर्ट कर दिया।
but otherwise 99% of the times some intervention is definitely required. 2-3 examples समझिएगा. Mr. Wasim Raza at the age of 54, he was playing some veteran cricket, just immediately fell down on the ground while fielding, and he was dead then and there only. Director Manoj Kunj died at the age of 36 years, cardiac arrest, and the famous missile man of ours, APJ Abdul Kalam Azad साहब, कुछ सालों पहले आपने सुना होगा, at the age of 83 he was on the way to Shillong. वहाँ पर एक मॉर्निंग में 10:30-11 बजे के आसपास की बात है, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही वो बात कर रहे थे. अचानक से he had severe chest pain, felt something, did like this कि I'm not feeling comfortable, had a half glass of water also. जब उनको एकदम नीचे उतार रहे थे कि उतरे, वहीं पे cardiac arrest हुआ and he passed away. So this is how it is basically. Mr. Jagmohan Dalmia ji, BCCI ex-president, he also had massive cardiac arrest like this. अगर हम दूर की बात ना करें तो पास की ही बात करें तो Mr. Siddharth Shukla, the famous TV actor, while gymming he had a massive cardiac arrest and fell down. Luckily, thankfully, Mr. Saurabh Ganguly again while doing gymming, he had severe chest pain, लेकिन वो heart attack था. समय मिला, immediately taken to hospital, angioplasty से उनको settle किया गया. So we need to understand कि दोनों में, I hope you are getting my point. Heart attack is a plumbing problem, flow की problem है, नाड़ियों के flow की problem है. Cardiac arrest basically electrical system of the heart की problem है, electrical system of the heart. So इसको हम cardiac arrest बोलते हैं. As we discussed, heart attack और cardiac arrest में क्या चीज़ है, तो वो हमने डिस्कस कर ही दिया. Death may occur within few minutes if you are not tackling it. Just have a look of this video. Now this will give you a bit of example what I meant by this. Can you see that? Ineffective contraction हो रहा है, अच्छा contraction नहीं हो रहा है. This is what is basically cardiac arrest. लक्षण क्या हैं? कैसे पहचाने हम? छाती में दर्द, पसीना आना, जी घबराना, ये सारे लक्षण हैं हार्ट अटैक के. बट इसमें यूजुअली ये सारे लक्षण नहीं होते हैं. अचानक से चक्कर आएगा, हो सकता है चेस्ट पेन हल्का सा हो और फॉल डाउन. दिस इज व्हाट इज द ओनली सिम्टम मेनी अ टाइम्स, एंड often there are no warning signs also. So सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम हमेशा बोलते हैं, क्या कर सकते हैं? सिंपल सी चीज पूछता हूं मैं, CPR के बारे में हम क्या जानते हैं? CPR is push the chest, ठीक है. उसके आंकड़ों पे हम नहीं जाएंगे बिकॉज वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा. बट सिंपल सी बात है, दोनों हाथों को रख करके चेस्ट में सेंटर में अपन 100 बार 100 टाइम्स इन 1 मिनट कितना जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे. लेकिन उसके प्रेस कैसे करना है, उसका मेथड है. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. इट हैज टू बी लाइक बोथ द हैंड्स क्लब्ड सेंटर ऑफ द चेस्ट एंड शुड बी लाइक दिस. सो मतलब क्या हुआ, आपका लीवर क्या है, ये है, ये मूव नहीं करेगा, ये फिक्स रहेगा एंड लाइक दिस यू हैव टू पुश द चेस्ट. एक बात आई थी माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन. इसका बहुत सारा विरोध हुआ, मतलब विश्व भर में विरोध इसलिए कि लोगों को मालूम नहीं था करें तो करें कैसे. एक सामाजिक इशू भी है, पर्सनल इशू भी है कि यार ये नहीं कर पाएंगे. तो फिर 2005 के बाद में उसको कंसेप्ट को चेंज किया गया. उसको कहा गया हैंड्स ओनली CPR. आई रिपीट, हैंड्स ओनली CPR मींस आपको जो भी करना है वो सिर्फ ये करना है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन को छोड़ दो. इसके दो एडवांटेजेस हुए. नंबर 1, एक तो हैंड्स ओनली CPR इज वेरी इजी. मैंने आपको भी बोला कि 50% लोगों को मालूम होगा, 50% को नहीं मालूम होगा, तो समझ आता है कि ये लोग कर सकते हैं. माउथ टू माउथ आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो दैट इज द एडवांटेज. सेकंड थिंग, अगर आप इसको भी करते हो तो रिवर्ट हो जाता है सिस्टम. माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन इज द सेकंड थिंग. फर्स्ट थिंग शुड बी पल्स वापस आ जाए. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. सो CPR इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना जल्दी हो सकता है फटाफट से CPR इनिशिएट करें. डिफिब्रिलेटर इस पे कभी हम और चर्चा करेंगे. बट एक चीज होती है, आप लोगों ने कई बार एयरपोर्ट्स पे, बड़े मॉल्स में देखा होगा, एक जैसे फायर अलार्म्स लगते हैं ना, उनको ग्लास से कवर करते हैं, ट्रांसपेरेंटली दिख जाए. ऐसे ही कुछ है ना, एक ऐसा बिजली जैसे कड़कती है वैसा का निशान बना होता है और अंदर कोई डिवाइस होती है. दैट इज बेसिकली डिफिब्रिलेटर. सो ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है पॉसिबली वेस्टर्न वर्ल्ड से. वहां तो हर जगह, प्रैक्टिकली हर बड़ी जगहों पर, इवन ऑन द रोड साइड,
वहाँ पे डिफिब्रिलेटर्स होते हैं। एजुकेशन तो होती ही है। आंकड़ों की बात करेंगे तो 85 से 90% लोग यूरोप में या अमेरिका में इवन CPR अच्छे से करना जानते होते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, लोगों को हमें वी शुड बी एबल टू मेक देम अंडरस्टैंड कि क्या चीजें हैं, डरे नहीं। आज से कुछ सालों पहले ये भी हुआ कि गांव की कोई एक महिला थी, हम बात कर रहे हैं 15 साल पहले 20 साल पहले, जब मैं मेडिसिन में MD कर रहा था, तो एक महिला ने ऐसा बोला कि भाई CPR बंद को दबा दबा के मार दो। Try to get my point. So that's the concept that we need to initiate. What exactly we are doing, and this is basically life saving procedure. Okay, so defibrillator और ये सारी चीजें हैं। Why I am telling you, ये हम बात कर चुके हैं कि even in America only 8% were made to survive. Now कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से पेशेंट्स हैं जो कार्डियक अरेस्ट के सबसे ज़्यादा जिनकी पॉसिबिलिटी है? नंबर 1, जिसको कार्डियक अरेस्ट पहले हो चुका हो तो उसको होने की चांसेस हमेशा ज़्यादा है। नंबर 2, जिसका मेजर हार्ट अटैक कभी हुआ है, जिसका पंपिंग फंक्शन 35% या 30% से कम है, और जिनको VT हो जाए, जैसे हमने बात की कि ऐसा कॉन्ट्रैक्शन हो जाए हार्ट का। सो ये बहुत ज़्यादा रिस्क तो होते हैं। एक छोटा सा आंकड़ा बताऊंगा, मालूम होना चाहिए सबको, और आपको मालूम होगा तो जन मास को भी मालूम होगा। हम अक्सर बात करते हैं हार्ट अटैक, अगर किसी भी पेशेंट से पूछते हैं हार्ट अटैक हुआ है, ओके, एंजियोप्लास्टी हुआ है, बाईपास हुआ है, किसी चीज पूछते हैं, इनका पंपिंग फंक्शन क्या है? पंपिंग फंक्शन अर्थात इजेक्शन फ्रैक्शन EF क्या है, ये महत्वपूर्ण है। नॉर्मल लोग समझते हैं, कभी भी परसेंटेज में बात करेंगे तो नॉर्मली लोग क्या समझेंगे, 100% होता होगा नॉर्मल, क्योंकि हर चीज का नॉर्मल 100% होता है। पंपिंग फंक्शन का नॉर्मल 60% होता है। 60, हम सब जितने भी बैठे हुए हैं ज्यादातर जिनको कोई तकलीफ नहीं है, 60% नॉर्मल होता है। अगर ये 35 या 30% से कम है तो चांसेस ऑफ हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट बढ़ जाते हैं। अब बात करोगे आपकी कार्डियक अरेस्ट में तो समय नहीं मिलता, हार्ट अटैक में समय मिल जाता तो थोड़ा 1 घंटे बाद जाए, लगता है। अब समझ में आएगा आपको कि जितना लेट हम करेंगे, फर्ज करो एक बाग है जिसमें हम पानी दे रहे हैं, अगर उसका वाटर सप्लाई बंद कर दें तो वो जगह बंजर हो जाएगी वहां पे, लेकिन महीनों और साल लगेंगे। हार्ट में जो सप्लाई हो रही है उसमें मिनट, घंटे और दिन लगते हैं। तो अगर जितना हम लेट करते हैं, उस नाड़ी का जो ब्लॉकेज है उसको खोलने में उसको हम नहीं खोल पा रहे हैं किसी भी कारणवश, चाहे वो पेशेंट के लेवल पे, अटेंडेंट्स के लेवल पे, डॉक्टर्स के लेवल पे, हॉस्पिटल के लेवल पे, कहीं भी तकलीफ हो, पंपिंग फंक्शन किसका जाएगा? पेशेंट का। सो इजेक्शन फ्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 30-35% से कम होगा तो कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं इन चीजों को? वेल, वी ऑल नो दिस थिंग। ECG है, ब्लड टेस्ट करते हैं, इको होता है, ऑल्टर होता है, एंजियोग्राफी है, एक्सरे और EPCD वगैरह है। सो दैट्स हाउ बेसिकली वी डू। अब इसको हम स्किप कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर अपन ध्यान से देखें, सो लैक ऑफ, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम्स। इवन इन अमेरिका 8% बच रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं तो यार 8 मिनट कहाँ मिलते हैं? 8 मिनट तो पलक जो पत्ते खत्म हो जाएंगे। तो इमरजेंसी सिस्टम्स पुअर होने की वजह से, और बहुत अच्छा भी हो तो वक्त न मिलने की वजह से। सेकंड, हमारे हर जगह पे AEDs वाले वो नहीं लगे हुए हैं, लगे भी हुए हैं तो हम जानते नहीं कि चलाना उनको कैसे है। इसकी वजह से AICD अगर इन कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स को लगता है तो वो जो चेस्ट अंदर है वो इमरजेंसी रूम की तरह से बिहेव करता है। सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको वो सेंस कर लेगा कि कब रिदम खराब हुआ और अंदर से ही शॉक देगा। एक चीज समझिएगा, बाहर से कोई प्रेशर चाहिए तो वो ज्यादा प्रेशर चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, और कोई चीज बिल्कुल वहीं रखी हुई है और वहीं करना है तो उसको तो सिर्फ छूना है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो चाहिए वो भी बहुत कम होती है। सो दैट्स हाउ AICD वर्क्स। अब अगर हम जनरल बात करें, हमारे लाइक 2 पेशेंट्स हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू, इसलिए कि आप स्वयं तो ठीक हो ही रहे हैं, आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली जीवन में होता कैसे है और कोई भी चीज़ अनएक्सपेक्टेडली कैसे आ जाती है। हमारे एक पेशेंट हैं जो अराउंड 55-60 ईयर्स की एज है। ही वॉज गिवन पेसमेकर इन 2018। पेसमेकर क्यों लगाया? जैसा हमने बात की थी, हृदय गति अगर कम हो जाए, खुद का नेचुरल पेसमेकर हमारा डाउन हो जाए, काम ना करे, तो हमें कृत्रिम पेसमेकर लगाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ेगा। लगता है यार इसमें तो बेहोशी होगी,
चीर फाड़ होगी, वेंटिलेटर पर लेना पड़ेगा, सब चीज़ें होंगी, कुछ नहीं होगा। इसमें हल्का सा इतना सा एक इंसिजन लगेगा जो कि कॉलर बोन के जस्ट नीचे की तरफ हल्का सा, यहीं से हम लीड अंदर डाल देंगे। 2 या 3 लीड्स जो भी होती है वो आराम से जाती है। पेशेंट को फील क्या होता है, और पेशेंट कॉन्शियस होता है, हम इसको बेहोश नहीं करते, हम इसको वेंटिलेटर कुछ भी देंगे। लोकल एनेस्थीसिया मीन्स उस जगह को ही सुन करना होता है। तो हमने पेसमेकर लगाया था, ही वॉज डूइंग वेल, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ, अब हमने बात किया कि पंपिंग फंक्शन डाउन होने के 2 मुख्य कारण हैं। सबसे मुख्य हार्ट डेथ। तो जब पेशेंट हमारे पास में आए इमरजेंसी में, ही वॉज वेरी सिक, सांस लेने में तकलीफ होना, सैचुरेशन कम होना, फेफड़ों में पानी, बहुत सारी चीजें थी। तो पहला मुख्य कारण क्या हो सकता है पंपिंग फंक्शन डाउन होने का? बिकॉज उनका पंपिंग फंक्शन सिर्फ 20 से 25% था। तो पहला मुख्य कारण क्या हो सकता है? हार्ट अटैक। उसको हमने कंफर्म किया एंजियोग्राफी से और ब्लड टेस्ट से, हार्ट अटैक नहीं था। इसका मतलब कोई और चीज रही है, कोई इन्फेक्शन या कुछ और चीज जिसने पंपिंग फंक्शन को डाउन कर दिया। Now how can we now improve the ejection fraction? उसको हम अपग्रेड कर देंगे उसी पेसमेकर को into combo device। Now समझिएगा, एक कॉम्बो का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। एक चीज हमने समझी, कार्डियक अरेस्ट को बचाने का चीज क्या है? AICD। तो दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज को बोलते हैं CRT, यानी कि कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। जो पंपिंग फंक्शन डाउन हुआ है उस पंपिंग फंक्शन को बढ़ाने की प्रक्रिया। उन दोनों को एक ही पेसमेकर में अगर आ जाए तो दोनों काम हो सकते हैं, और इनको हमने फिर अपग्रेड किया इनटू द कॉम्बो डिवाइस। You will be happy to know we were the first ones to implant the first combo device of South Rajasthan in 2016-17। लेकिन उस समय में और आज में क्या फर्क आ गया है? अब डिवाइसेस और बेहतर हो गए हैं, क्वाड्रिपोलर हो गए हैं, जिसमें हमें 4 पोल्स मिलते हैं, तो उनके इफेक्टिव होने की चांसेस बढ़ गए हैं। दूसरा, नो वेट MRI। नो वेट मतलब पहले जो हम डिवाइस लगाते थे कॉम्बो डिवाइसेस ही, उसमें 6 हफ्ते तक आप MRI नहीं कर सकते थे, 6 हफ्ते के बाद में MRI करना था। गॉड फॉरबिड, ईश्वर न करे किसी को जरूरत पड़े, लेकिन इसमें हम 24 घंटे के अंदर भी MRI कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो डिवाइसेस में अब आई है वो है रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। सपोज पेशेंट को आना है फॉर चेक कराने के लिए पेसमेकर। अब इस कोविड एरा में तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिकॉज ऑफ एनी रीजंस वो हॉस्पिटल नहीं आ सकते, या वो पुणे में है और हमसे बात कर रहे हैं, तो हम डिस्टेंट मॉनिटरिंग सिस्टम से भी उस डिवाइस को चेक कर सकते हैं। सो दीज आर द न्यू थिंग्स व्हिच हैव कम अप ओवर द इयर्स, और इनको फिर हमने कॉम्बो डिवाइस लगाया एंड पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग वेल इन टर्म्स ऑफ ECG ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन जो कि धीरे धीरे बढ़ेगा। तो एक तो ये पेशेंट है। दूसरे पेशेंट है हमारे जो पिछले बोल सकते 2-3 महीने से तकलीफ थी, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से बढ़ गई। किस फॉर्म में? चलने फिरने में, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, और अच्छा नहीं फील हो रहा है। इको किया, पंपिंग फंक्शन वाज हार्डली 20 to 25%। एंजियोग्राफी वाज नॉर्मल, ECG पे क्राइटेरिया, इको पे क्राइटेरिया मीट करता है कि हमें इसको कॉम्बो डिवाइस लगाना चाहिए, एंड दिस इज गोइंग टू वर्क वेरी वेल फॉर हिम इन टर्म्स ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन ऑल्सो and prevention of sudden cardiac arrest or death also. So that's how basically the entire thing works, and we are happy to, अगर आप देखना चाहें, just to give you the, आप देख सकते हैं ये 2 डिवाइसेस जो दिख रही हैं, कैन यू सी दैट? ये बेसिकली ये दोनों ही लीड्स हैं जो हमने 2018 में लगाया था पेशेंट को। तो अब ये एक लीड जो है, जो AICD में अपग्रेड करेंगे हम, तो एक लीड को निकाल देंगे और बाकी 3 लीड्स को रख देंगे। I'll show you the final details, and that's how the pacemaker is done. अगर आप ध्यान से देखें तो ये पेसमेकर है जिसको हम पल्स जनरेटर बोलते हैं। पेसमेकर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बैटरी आम भाषा में, उसको हम बोलते हैं पल्स जनरेटर। तो दिस इज बेसिकली द पल्स जनरेटर, और यहाँ से इंपल्स जाती है लीड्स के थ्रू into the heart, and that's how it actually works. और ये फाइनल व्यू में आपको एक बार ये व्यू देखिए आप, and you will be able to understand that. So that's how basically the device looks like. This is the pulse generator which is there, और 3 लीड्स जाकर के अंदर वहां पर वो इंपल्स को देखती हैं और दोनों चैम्बर्स ऑफ द हार्ट को सिंक्रोनाइज करते हुए वो पंपिंग फंक्शन को और बढ़ाती है। So that's how basically it works. ये दूसरे पेशेंट का है और
अगर आपको मैं इसको और अच्छे से दिखाऊं तो देखिएगा, दिस इज द बैटरी, 3 लीड्स आई, 1 2 एंड 3, तो तीनों आपस में मिल करके उसको सेंस करती है। सेंस मतलब जैसे ये क्विवरिंग हो रही है फटाफट से वो पकड़ेगी, अगर उसको लग जाएगा कि यस ये अनस्टेबल रिदम है, फटाफट से बाकी दोनों लीड्स उसको शॉक देती हैं और उसको बचाती हैं। So that's how basically it works. So with this I would love to sum up the presentation. Any questions if you want to ask, I'll be happy to answer. ये है कि जो जिम कर रहा है, जो ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, उनमें कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा होता है आजकल। देखो एक चीज है, दोनों चीजों को समझिएगा, क्योंकि आपका एक एक स्टेटमेंट और आपका एक एक शब्द, बोलते हैं ना कि पैन की ताकत बहुत स्ट्रांग होती है, वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिम ज्यादा करने वाले लोगों में हार्ट अटैक की तकलीफ ज्यादा होती है, ये बोलना ठीक नहीं है। बोलना चाहिए अति सर्वत्र वर्जित, अर्थात देयर शुड बी अ पैटर्न ऑफ एस्केलेशन। फॉर एग्जांपल हमारे साथ में तकलीफ क्या होती है, यार इतने सालों तक हमने कुछ किया नहीं, 40-45 में बहुत ज्यादा तकलीफें बढ़ रही हैं, चलो भाई कल से जिम शुरू करते हैं, और डे 1 पे ही हमने एग्रेसिवली काम कर लिया। दिस इज बैड। पर कैसे पहचान लें कि ऐसा हो गया? एक बात सुनिए मैम, जब दो चीजें अलग अलग हो गई, एक होता है कि जिमिंग से ज्यादा होगा, नहीं, उसको एस्केलेट करो। अगर आप देखो कोई भी चीज हम करते हैं, अगर हमें उसको गिव अप नहीं करनी है या हमारे ऐसा ना लगे, सी इट इज वेरी मच लाइक एवरी मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप, माय ब्रेन सेज टू एक्सरसाइज, कम ऑन, मेरे दिमाग में वो फीड हो गया है, बट माय बॉडी लाफ्स एट द आइडिया, कम ऑन छोड़ो ना, कल से शुरू करेंगे। तो ये आपको क्यों आता है? क्योंकि हम एग्रेसिव होना चाहते हैं डे 1 पे। सो डे 1 से ही आप एस्केलेटिंग मोड में जाएंगे। मे बी यू कैन टेक हेल्प ऑफ सम ट्रेनर, तो उसमें ना आपको पहले वार्म अप होता है, फिर नेक्स्ट स्टेज पे, फिर नेक्स्ट स्टेज पे, और ऐसे आप एक एक हफ्ते में एस्केलेट करेंगे, ये चैलेंजेस कम आएंगे। दूसरी बात, अब बात आती है कि जिम करने वालों को, देखिए 2 तरीके की एक्सरसाइज होती है, सिंपल सा समझिएगा। एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक मतलब जिसमें आप मसल बिल्डिंग पे काम करते हो, आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लेंथ चेंज नहीं होती है। एक होता है आइसोटोनिक, मतलब टोन इंप्रूव करने के लिए करते हो, ना कि आप बाकी चीजों के लिए, जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग, कार्डियो, ट्रेडमिल जो आप करते हो, ठीक है, ये सारी आपकी चीजें, रनिंग, ये सारी चीजें आइसोटोनिक होती है। तो आप देखेंगे आइसोटोनिक में अमूमन कोई तकलीफ नहीं होती है, तकलीफें ज्यादा कहाँ होती है? आइसोमेट्रिक में। जो हैवी वेट्स और जिमिंग वैसी कर रहे हैं, टिपिकली टू लुक बेटर एंड मोर मस्कुलर, वहां पे तकलीफें ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू आइसोटोनिक एक्सरसाइज। अब इन रिस्पांस टू योर, आई होप आई एम क्लियर। सो जिमिंग को भी आप एस्केलेटिंग मोड में करेंगे, तकलीफें कम होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि 5-7 लोगों को, जिनको भी हमने सुना है पिछले 6 महीने में, उसमें 3 केसेस आउट ऑफ 6 to 8 केसेस वो जिम में हुए। अब ये एक संयोगवश कह सकते हैं अपन, लेकिन यस, अगर आप एस्केलेटिंग मोड में करोगे तो सेफ रहोगे। पहचाने कैसे? सीआरटी रिवर्स इम्प्लांट हुआ है, और सब 2018 में भी सर ने ऑपरेशन किया था पापा का, और बहुत सक्सेसफुल था वो भी, और अभी वाला भी, अभी पापा को बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मैं सर का थैंक यू कहूँगा कि सब बहुत कोऑपरेटिव है, स्टाफ भी कोऑपरेटिव था हॉस्पिटल का, और जो कुछ भी रहा सर आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने सजेशन अच्छा दिया मुझे, और ये हम लोगों ने गो थ्रू करा इस चीज़ को, आगे प्रोसेस को। तो रही बात जिम की, जैसे सर ने पूछा था मुझसे अभी सर से कि जिम करने से हार्ट अटैक आता है क्या, तो मेरे को आज ऑलमोस्ट 13 ईयर्स हो चुके हैं उदयपुर के अंदर, मैं खुद भी जिमिंग कर रहा हूँ, और साथ के साथ मैं जिम रन कर रहा हूँ। 5 टाउन क्लब, अगर आपने नाम सुना होगा, अपोजिट बीएन गर्ल्स कॉलेज, तो वो जिम मेरा ही है, और वो जिम मैं आज से 2016 से रन कर रहा हूँ, और 2011 से वो जिम वहाँ पे है। तो ऑलमोस्ट 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा एज अ ट्रेनर और एज अ जिम ऑनर। तो मैं खुद सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, ऐसा नहीं है कि जिम करा सीखे और ट्रेन करने लगे। आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर फ्रॉम KLM फिटनेस एकेडमी और INFS इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस साइंस, गोल्ड जिम यूनिवर्सिटी से, यहाँ से मैंने सर्टिफिकेशन करा हुआ है जिम का। मीन्स आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, किस जो मेंबर है उसको क्या एक्सरसाइज करनी है, कोई हार्ट का पेशेंट है, किसको किस एज के ग्रुप के जो लोग आ रहे हैं उनको क्या एक्सरसाइज करनी है, वो सब हम लोग सजेस्ट करते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग होता है वर्कआउट। रही बात जैसे सिद्धार्थ शुक्ला जो थे, अभी रिसेंटली आपने राजू श्रीवास्तव जी का सुना होगा, उनको कार्डियक अरेस्ट आया है, तो ये एक कंडीशन है, वो किसी को भी हो सकता है। वो जिम, अभी देखो फुटबॉलर जो था उनको हुआ,
तो वो फुटबॉलर तो फिट होता है ना, वो रेगुलर वर्कआउट कर रहा है, मतलब रनिंग वगैरह कुछ भी कर रहा है तो वो कार्डियो वर्कआउट कर रहा है, उसको हार्ट से ज्यादा शायद वो फिट नहीं होगा, उससे ज्यादा फिट शायद हम लोग भी नहीं होंगे यहाँ जितना फिट वो था, क्योंकि डेली रनिंग कर रहा है, स्पोर्ट्समैन है, तो स्पोर्ट्समैन की हार्ट रेट ऑलरेडी बहुत कम होती है, उसके हार्ट को 72 टाइम्स वर्क नहीं करना पड़ता है बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करने के लिए, राइट। तो फिर भी उसको हार्ट अटैक आया, तो वो एक पर्टिकुलर अलग रीजन था उसका, वो गेम फुटबॉल खेलने से हार्ट अटैक आता है क्या, हम लोग ये बोलने लग जाएंगे। तो अभी रिसेंटली जो केसेस हुए हैं वो कहाँ हुए, जिम के अंदर हुए, जिम पे ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहा है बंदा, एकदम से कुछ हुआ, वो फेल डाउन हो गया, पेंट हो गया, ऐसा कुछ हुआ, हमने क्या रीजन दिया कि जिम करने से हार्ट अटैक आ रहा है, तो वो उसका एक रीजन नहीं है, रीजन पर्टिकुलर उस पेशेंट के अंदर कुछ रीजन था, उसके सिस्टम के अंदर कोई रीजन था जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आया, जिम की वजह से हार्ट अटैक आया, ये रीजन नहीं है। हाँ ये जरूर कहूंगा कि अगर आप जिम करोगे तो हो सकता है आपको हार्ट अटैक के चांसेस 50% कम हो जाए, एटलीस्ट 50 to 70% आपके हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे अगर आप रेगुलर जिमिंग करोगे। तो जिमिंग वर्कआउट भी जैसे सर ने बताया कि दो तरह के आते हैं, आइसोमेट्रिक, इसको मोर और सिंपल करूं तो कार्डियो और स्ट्रेंथ, ये दो तरह की ट्रेनिंग होती है। जब आप कार्डियो करते हो, कार्डियो का मींस होता है आपके अपनी बॉडी के अंदर जो हार्ट है वो पंप जैसा कर रहा है, वो 72 टाइम्स पंप करता है अपनी बॉडी के अंदर, 5 to 6 लीटर ब्लड होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर, ये जो ब्लड है उसको पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड करके ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ऑक्सीजन करके वो ब्लड जो पंप होता है वो 72 टाइम्स जब वो आपका हार्ट काम करेगा तो वो पूरी बॉडी के अंदर पंप होएगा, राइट। तो ये जो फंक्शन है नॉर्मल बंदे के अंदर होता है 70 to 80 टाइम्स, अगर आज किसी का चेक करोगे तो 80 टाइम्स पंप कर रहा है, तो ये अगर आप मेरा चेक करोगे तो हो सकता है शायद वो 72 से कम होगा, बिकॉज मैं रेगुलर वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरे हार्ट को काम कम करना पड़ रहा है, मेरा हार्ट 70 टाइम काम नहीं कर रहा है, मेरा हार्ट हो सकता है 55 या 59 ही कर रहा है, तो मेरे हार्ट को कम काम कर रहा है, वो हेल्दी हार्ट, राइट। तो जो रेगुलर वर्कआउट कर रहा होगा उसका हार्ट रेट भी कम हो सकता है, और उसको प्रॉपर्ली जिमिंग अगर रेगुलर है, वर्कआउट रेगुलर है, कार्डियो रेगुलर कर रहा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कुछ हद तक कर रहा है अपने एस्थेटिक को सुधारने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो इसमें कोई रीजन नहीं है आप लोग वो ज्यादा लंबा चलते हैं इन द सेंस दे लिव लॉन्गर इन कंपैरिजन टू 60 to 80। अब इससे घबराए नहीं, अरे यार मेरी तो 80 है, वो 50 वाला ज्यादा अच्छा, यू गेट माय पॉइंट, बड़ा सही। सो एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, 50 से 60 बेहतर होता है, 60 से 70 बेहतर होता है, 80 से 90 बेहतर होता है 100 या 100 से ऊपर वालों में। जिमिंग से या आप एक्सरसाइज भी करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज, जरूरी नहीं जिम ही जाए। सी आई ऑलवेज से you don't require gym or very big things to go and to do the exercise. You only require two things: a pair of good shoes and an attitude. नजरिया होना चाहिए आपको करने का, and go to फतेहसागर। हम तो वैसे ही ब्लेस्ड हैं, उदयपुर वाले लोग तो, है ना। So basically ये चीजें आपको वो नियंत्रित करने में हेल्प करती हैं। तो आपकी हार्ट जो आप खाते हो उसको ध्यान से रखें, उसको देख कर के खाएं। Look before you eat। आपको ऑयल जो होता है, ऑयल के लिए मैं सिर्फ दो ही चीजें बोलूंगा। हमेशा लोग पूछते हैं कि कौन सा तेल करना है। वेल, नो तेल इज परफेक्ट, नो ऑयल इज परफेक्ट। आपको कहाँ पर कोकोनट ऑयल जो है उसको खाने में यूज नहीं करना होता है, उसको कम यूज करें या उसको यूज ना करें, बाकी सब ऑयल्स को रोटेट करते रहें। आपको जो भी ऑयल आपको लगता है कि आपको पसंद है उसको रोटेट करते रहो, 2-2 महीने में उसको चेंज करते रहो। यू गॉट माय पॉइंट। सो लॉन्ग टर्म हमको एक ही टाइप के ऑयल पे नहीं जाना है। एक दूसरा, प्लीज डोंट रीयूज द ऑयल। रीयूज मतलब घर में 8 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स आए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कभी भी कि कचौरी समोसा मत खाओ, मैं बोलता हूँ कचौरी समोसा मत खाओ बाहर का बना हुआ। क्यों? उसके लिए जो भी कर रहे हैं, बना रहे हैं बाहर, वो सेम ऑयल को 2 हफ्ते तक यूज करते हैं या 2 दिन तक यूज करते हैं। एक बार ऑयल को बर्न करने से, गर्म करने से उसका केमिकल फॉर्म चेंज हो जाता है। सिस टू ट्रांस छोड़ दो, जिसको समझ में आता है ठीक है, सिस टू ट्रांस कन्वर्ट होता है, लेकिन बार बार करने से मल्टीपल ट्रांस में कन्वर्ट होता है। तो ये ट्रांस फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हमारे लिए खराब है, जिनको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी समझते हैं। समझ गया? तो बेसिकली डोंट रीयूज द ऑयल। अपन घर में भी करते हैं, भी सबके घर में होता है। माने कुछ खाना बनाया सुबह, तो पूरी 4 लोगों ने खाली, 4 लोग आने बाकी हैं, शाम को आए तो उसी ऑयल को रीयूज करते हैं। प्लीज अवॉइड दिस थिंग। अगर आप 2-3 चीजें ये ध्यान रखते हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत खाएं, है ना। ग्लूटेन, गेहूं अच्छी चीज है, लेकिन उसको मल्टीग्रेन में कन्वर्ट करके खाएंगे तो और बेहतर होगा, ठीक है। सो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का पोर्शन बढ़ा दो। अगर आप 4 चपाती खाते हैं एक पोर्शन में, एक खाने में, तो उसको 2 या 3 कर दें और सब्जी को डबल कर दें। तो
So these are things which we can adopt into it. एक दूसरा regular exercise. सर दूध के बारे में तो बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। दूध इज वेरी गुड, दूध इज वेरी गुड। द ओनली थिंग इज किसको नहीं दूध लेना चाहिए? सिर्फ 1% को, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो। व्हाट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस? लैक्टोज एक कंपोनेंट होता है दूध में, वो किसी को सूट नहीं करता है। अगर एक बात करें, अगर आपको कोई चीज सूट नहीं करती है, मुझे एसी सूट नहीं करता लेकिन मैं एसी के सामने डेली बैठता हूँ, एलर्जी होगी। इफ यू आर नॉट सूटिंग दैट, ट्राई टू अवॉइड दैट। समझ गए आप? पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। कई बार आप देखते होंगे फरवरी और मार्च के महीने में बहुत लोग छींकते हैं, दे आर एलर्जिक टू पॉलन ग्रेन्स। आप कितनी दवाइयाँ दे दो, वो 50% कम होगा लेकिन होता रहेगा। हम क्या सजेस्ट करते हैं? ट्राई टू चेंज दैट एनवायरनमेंट फॉर सम टाइम। समझ गया? तो दूध सिर्फ 1% को नहीं लेना है, वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस। अदरवाइज आप दूध का सेवन करें, कुछ नहीं होगा। डेफिनेटली फुल ऑफ मतलब डबल स्किम्ड लेना है, वो लेना है, वो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कर सकते हो। यंग लोगों को, बच्चों को फुल क्रीम लेना चाहिए, बड़ों में वो थोड़ा सा डबल स्किम्ड लेना चाहिए। ठीक है। सेकंड थिंग, एक्सरसाइज। 30 to 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली इज इम्पॉर्टेंट। आप दोनों हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी मैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सबके लिए भी। भले ही आपको हार्ट के अटैक्स नहीं है, बट कार्डियक अरेस्ट से बचने के लिए और फ्यूचर में भी इवेंट्स ना हो, उसमें भी आपको ध्यान रखने का है। डू रेगुलर एक्सरसाइज, डेली घूमें। घूमने का मतलब जैसे फतेहसागर पे टहलते हैं ना, वो घूमना नहीं होता है। 80% पब्लिक आप देखोगे वो सिर्फ घूमते हैं, टहलते हैं। टहलना नहीं, ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक मतलब इतना कि जस्ट शॉर्ट ऑफ रनिंग, मतलब आपको ऐसा लगने लगे कि मैं भाग रहा हूँ या चल रहा हूँ, तो तेज वॉक करने का है, ज्यादा नहीं। 5 दिन कर लो, 2 दिन उसमें भी छुट्टी मार लो आप। तो 3 to 5 days you have to 5 days out of 7 days 30 to 45 minutes. Third thing, know your numbers. आपके नंबर्स, आपके शुगर लेवल क्या चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या चल रहा है, ये चीजें आपको आइडिया होनी। बीपी आपका कैसा है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। So these are the few things which we should be aware of, और इनको अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम डेफिनेटली ज्यादा लंबा चलेंगे। क्या वो हो गया, प्रोसीजर हो गया, उसको दवाएं रेगुलर नहीं पड़ती हैं या फिर कुछ टाइम के बाद बंद करनी होगी? देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। इस पे हम विक साहब से ही ओपिनियन लेते हैं। विक साहब, आपको 2018 में पेसमेकर लगाया, पेसमेकर के निमित्त आपको कोई दवाई दी गई थी क्या पेसमेकर रिलेटेड? शायद नहीं। तो पेसमेकर और कॉम्बो डिवाइस और AICD में यूजुअली दवाइयाँ कुछ ही रहती हैं जो हार्ट के पंपिंग फंक्शन को बढ़ाने में सपोर्ट करती हैं। लेकिन हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स को खून पतला करने की दवाई, कोलेस्ट्रॉल वाली दवाइयाँ, बीपी और डायबिटीज की दवाइयाँ वो तो लेनी होती है। डॉक्टर अमित फॉर अ वंडरफुल अवेयरनेस सेशन। हमारी जो पहले की कड़ी थी, हमारी पारस हेल्थ केयर हॉस्पिटल की उदयपुर की जिम्मेदारी है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो डॉक्टर अमित ने बार बार बताया कि अगर हम अपने स्वास्थ्य से संबंधित प्रक्रियाओं को वो रखेंगे तो शायद हम ज़्यादा समय तक स्वस्थ रखेंगे। वॉक के बारे में बताया, उसी कड़ी में पारस हेल्थ केयर की भी जिम्मेदारी है। हमारा अगला माह जो है वो वर्ल्ड हार्ट डे है, उसमें हम लोगों को एजुकेट करेंगे और आप लोगों से भी मैं विनती करूँगा कि आप लोगों को एजुकेट करें अच्छी आदतों अपनाने के लिए, वॉक करने के लिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातें कह सकें। BLS के लिए डॉक्टर साहब ने बताया, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोग हर माह लगभग 500 लोगों को BLS के बारे में ट्रेनिंग देते हैं और अब तक लगभग हम लोग कार्तिका करेक्टली अराउंड 10,000 लोगों को अब तक हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों में BLS की ट्रेनिंग से बताया। विभिन्न संस्थाओं में, अलग अलग रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ में लोगों को एजुकेट करने का हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग भी मैसेज को प्रोपेगेट करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचाई जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित खंडेलवाल, डायरेक्टर हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी ऑफ पारस JK हॉस्पिटल। सो बेसिकली हम जो चर्चा कर रहे थे कि कार्डियक अरेस्ट क्या चीज़ होती है और ये किस तरह से हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर से भिन्न है। बेसिकली कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हार्ट अचानक से अनएक्सपेक्टेडली बहुत फास्ट बीट करने लगता है, जो कि इनएफिशिएंट होता है, और उसको अगर हम पहले 4 मिनट में या 5 मिनट में उसको रिवर्ट ना करें तो ये बेसिकली हमारी जान भी ले लेता है। सो दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम हार्ट अटैक, बिकॉज हार्ट अटैक में एक धमनी आउट ऑफ 3 मेजर आर्टरी, जो 3 मुख्य धमनियाँ होती हैं, उसमें कभी अवरोध हो, ब्लॉकेज हो, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आते हैं।
और कार्डियक अरेस्ट में बेसिकली इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। सो हार्ट के अंदर दोनों ही सिस्टम्स होते हैं। प्लम्बिंग सिस्टम यानी कि जिससे ब्लड सप्लाई होती है, उसमें अवरोध हो तो हार्ट अटैक है। और अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम यानी कि शॉर्ट सर्किट्स वगैरह हो और वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे वीटी वगैरह या दूसरे रिदम डिस्टर्बेंसेस हो करके वो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। वो अचानक मृत्यु का सबसे मुख्य कारण है। दूसरी चीज़, कई बार पंपिंग फंक्शन कम होने की वजह से, जैसे पंपिंग फंक्शन नॉर्मली हमारा 60% होता है सभी लोगों का, स्वस्थ लोगों का, अगर वो 35% या 30% से कम हो जाए तो जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता है वो वीक हो जाएगी। अगर वीक हो जाएगी तो ब्लड पूरी तरह से त्वरित मात्रा में या प्रचुर मात्रा में नहीं जाएगा पूरी बॉडी में और वो पीछे की तरफ आएगा। तो फेफड़े हैं पीछे, और पीछे फेफड़ों में कलेक्शन होने से वहाँ पर सांस में तकलीफ होना, कार्डियक अरेस्ट अचानक होना, ये सारी तकलीफें हो सकती हैं। तो इन पेशेंट्स में हम कॉम्बो डिवाइसेस यानी कि AICD प्लस CRT, इन दोनों का एक समावेश रूप होता है जिसको हाई एंड पेसमेकर्स भी बोलते हैं, और इन कॉम्बो डिवाइसेस से निजात पा सकते हैं। और अगर उसके प्लम्बिंग सिस्टम की, वस्कुलर सिस्टम में कहीं अवरोध है तो उससे बचने के लिए या तो दवाइयों से या एंजियोप्लास्टी या बाईपास की हम सलाह देते हैं। बट कैसे भी हो, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, ये तीनों ही भिन्न चीज़ें हैं। इनको हमें समझना होगा और इनसे हमको लड़ना होगा, इनसे हमको बचना होगा। थैंक यू।